नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का एक और क्वेश्चन, जिसमें हम जानेंगे कि स्टाफिंग क्या है। प्रॉपर हम स्टाफिंग को जानेंगे कि स्टाफिंग क्या है, यानी व्हाट इज़ स्टाफिंग। नियुक्ति, जिसे हिंदी में बोलते हैं नियुक्ति या नियुक्तिकरण। तो नियुक्ति क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और इसके अलावा जो इसकी जो प्रोसेस होती है, स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर एक वर्ड आता है भर्ती। तो भर्ती क्या होती है, उसके आंतरिक स्रोत क्या है और बाहरी स्रोत क्या है। उसके बाद एक वर्ड और आता है सिलेक्शन। तो ये सारे नियुक्ति यानी स्टाफिंग के ही वर्ड्स हैं। आगे आप समझेंगे कैसे। उसके बाद हम जानेंगे कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, सिलेक्शन की प्रक्रिया है मीन्स चयन की प्रक्रिया आए या नियुक्ति की प्रक्रिया, दोनों के दोनों डिफरेंस है, मतलब दोनों में डिफरेंट है। एक मत लिख देना, दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया अलग चीज़ है और चयन की प्रक्रिया एक अलग चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो कि मैंने इसमें थंबनेल में नहीं लिखा है। क्वेश्चन आएगा आपका, भर्ती और चयन में क्या डिफरेंस है। भर्ती और चयन, जिस भी बच्चे के पास 5th सेमेस्टर में HRM वाला सब्जेक्ट था, उन्हें पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि चयन क्या होता है, मीन्स चयन और भर्ती में डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहना। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वो क्वेश्चन भी करवा दूंगी, अदरवाइज़ आप वो क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके भी बताना। देखिए, लिख के आए नियुक्तिकरण क्या है या नियुक्ति क्या है, तो दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, स्टाफिंग लिखा होगा तो आपको यही लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नियुक्तिकरण क्या होता है। देखो, नियुक्तिकरण का मतलब ही होता है कि लोगों को चुनना, यानी कि कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना है। यानी कि आप ये समझो कि नियुक्ति का मतलब डायरेक्टली ये होता है कि जब भी कोई सीट खाली होती है तो सीटों को भरना ही क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। सबसे पहला वही लिखा है कि अगर किसी भी कंपनी में कोई भी रिक्त स्थान होता है, कोई भी मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, रिक्त, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने पढ़ा होगा, रिक्त स्थान भरे, यानी कि कोई ब्लैंक पोस्ट है तो उसको भरना ही क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। अब नियुक्तिकरण का अर्थ जान लेते हैं। लोगों को कार्यरत करना, यानी कि लोगों को कार्य करने के लिए अपने संगठन में या अपनी कंपनी में रखना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। कर्मचारियों से कंपनी चलती है, ना कि कंपनी से कर्मचारी। ये लाइन आप ज़रूर लिखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना कि कर्मचारियों से एक कंपनी चलती है, ना कि कंपनी से कर्मचारी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये लाइन इसलिए कही गई है क्योंकि कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पद देना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हमने एम्प्लॉय भर लिए, ठीक है, एम्प्लॉय भर लिए, अब हमें उनको बताना होगा कि उन्हें क्या काम करना और क्या काम नहीं करना है। तो यही बोला गया है कि एम्प्लॉय होंगे, लेकिन ठीक है, बट वो उनकी योग्यता के अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की भी भर्ती कर ली, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया कि हाँ चलो आप मेरी कंपनी में काम करो, अब उन्हें पता ही नहीं है कि काम कैसे करते हैं। हाँ, कुछ लोग फ्रेशर होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है, कर्मचारी से कंपनी चलती है, ना कि कंपनी से कर्मचारी। इसका मतलब है कि योग्यता के अनुसार ही भर्ती के अंदर या चयन के अंदर या स्टाफिंग के अंदर योग्यता के अनुसार ही कर्मचारी को कंपनी के अंदर रखने चाहिए। सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति। इसका एक मतलब ये भी है कि सही समय पर, सही जगह पर और सही व्यक्ति का चुनना ही, यानी चुनाव ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, ये वर्ड ज़रूर याद रखना। जैसे इंग्लिश में होता है ना, राइट प्लेस, जैसे इस टाइप का एक वर्ड है, तो उस टाइप से ही सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति को चुनना ही स्टाफिंग कहलाता है। ये भी आप अपना लिख सकते हो डेफिनेशन में। उसके बाद देखिए क्या है, नियुक्तिकरण जो है ना, स्टाफिंग जो है, एक लंबी और कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपनी में हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि आज हमने
कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भर लिए तो हमें कल कंपनी में एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है आए दिन कंपनी के जो स्थान होते हैं, कंपनी में जो पोस्ट होती हैं, जो पद होते हैं, वो कहीं ना कहीं खाली होती है। हो सकता है कोई छोड़ के चला जाए, हो सकता है कि किसी का ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है कि कहीं किसी को अच्छी जॉब मिल जाए या किसी का प्रमोशन हो जाए। तो कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण किसी कंपनी में जो जॉब है, वो जॉब की जो पोस्ट है वो खाली होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्टाफिंग जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि कब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ दे किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कि आकस्मिक कोई मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसका पद खाली होगा और दोबारा से वहाँ पे भर्ती की जाएगी, यानी कि लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा काम करने के लिए। अब देखिए, एक कंपनी के अंदर जब भी स्टाफिंग का प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर कई सारे प्रोसेस और होते हैं, जैसे कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और कार्य निष्पादन। सबसे पहले देखिए, भर्ती और चयन में थोड़ा डिफरेंस समझिए। जब भी कोई भी आपने सुना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट की वैकेंसी में लिख के आता है कि इतने पद के लिए भर्ती निकली है। वहाँ पे ये नहीं बोलते कि चयन हो रहा है, नहीं। क्योंकि भर्ती का मतलब क्या है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है कि जितने लोग चाहें उतने लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से चुना तो उसे जाएगा जो सबसे बेस्ट होगा। तो कभी भी देखना आप, कभी भी कोई भी वैकेंसी निकलती है तो भर्ती का ही यूज़ होता है। भर्ती का मतलब होता है कि इतनी भर्ती निकली है और लोग इसमें अपने फॉर्म डाल सकते हैं। तो भर्ती का मतलब ये होता है, आगे हम और समझेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, किसी भी कंपनी की सफलता इस पर निर्भर करती है कि कंपनी के पास कितने संसाधन हैं। वो निर्भर है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी है, कंपनी के अंदर डिपेंड करता है। कंपनी सफल इसलिए नहीं होगी, भाई एक कंपनी मान लो कि 100 वर्कर है, एक में 1000 वर्कर है, ऐसा नहीं कि 1000 वाले सफल होंगे, नहीं। वर्कर जो है ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है। कंपनी वही सफल होती है जिस कंपनी के संसाधनों का जो यूज़ है, जो उपयोग है, वो कैसे किया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि कैसे उसका उपयोग किया जा रहा है, कितने अच्छे से किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही बोला गया है। अब यहाँ पर जो संसाधन है, बेसिकली मानव संसाधन की बात कही गई है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी स्टाफिंग के अंदर हम जो भर्ती करते हैं, यानी कि जो लोगों को स्टाफ रखते हैं, जो स्टाफ हम अपनी कंपनी के अंदर रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो चेयर है वो भी हमारा स्टाफ है, वहाँ पे जो कंप्यूटर है वो भी हमारा स्टाफ है, नहीं। स्टाफ जो है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मानव संसाधन के लिए। तो वही बोला गया है कि किसी कंपनी की सफलता के पीछे ये मतलब डिसाइड ये करता है कि उसके कंपनी के अंदर कितने वर्कर हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं लाभ, आवश्यकता और महत्व। यानी कि जब हम स्टाफिंग करते हैं, जब लोगों को चुनते हैं, लोगों को नौकरी के लिए बुलाते हैं अपनी कंपनी में, तो उसके क्या लाभ होते हैं, क्या आवश्यकता और क्या महत्व है। आवश्यकता बेसिकली छोड़ दो, लाभ और महत्व देखते हैं कि लाभ और महत्व क्या है। सबसे पहले देखिए, उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन। क्योंकि अगर हम स्टाफिंग करेंगे तभी हमें वहाँ पे अच्छे से अच्छे बंदे मिल पाएंगे। देखो, ये आप अभी समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ना प्रोसेस समझो, उसके बाद वो समझना, फिर समझ जाओगे। जो स्टाफिंग होती है उसका प्रोसेस क्या होता है। जब भी एक कंपनी के अंदर मान लीजिए वैकेंसी आई है, 100 लोगों की वैकेंसी है, ठीक है। अब कैसे उसको वो कंपनी के अंदर आएंगे, 100 लोग कैसे आएंगे, वो डिसाइड कौन करेगा, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस। अब मान लीजिए कि 100 लोगों की भर्ती निकली, अब ये न्यूज़पेपर में छाप दिया, कहीं पे भी लागू कर दिया कि भाई 100 लोगों की वैकेंसी इस कंपनी में है। ज़रूरी तो नहीं है वहाँ 100 लोग ही आवेदन डालें, वहाँ पे हो सकता है 1000 लोग आवेदन डालें या 2000। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपनी 1000 का। तो सबसे पहले जब ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मानवीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि किस कंपनी में कितनी पोस्ट खाली है। इसका मतलब हिंदी में आप ये लिखोगे कि मानवीय आवश्यकताओं के आकलन का अर्थ है कि यह देखा जाए कि किस संगठन में कितने रिक्त स्थान या रिक्त पद खाली हैं, उन्हें भरना ही क्या कहलाता है, भर्ती कहलाता है। तो वही लिखना है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि एक कंपनी के अंदर कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसका आकलन किया जाएगा।
फिर भर्ती के लिए आगे डाला जाएगा, कहीं से भी डाल सकते हैं। जब हम आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ कि स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट दें, या अपना ऐप है या जो वर्क इंडिया है उस ऐप के थ्रू एडवर्टाइजमेंट दें, या टीवी के थ्रू दें, या न्यूज़पेपर के थ्रू दें, या मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी के गेट के बाहर पोस्टर लगा दे कि इस कंपनी में इतने लोगों का स्थान खाली है। तो कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं भर्ती के, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं भर्ती के, वो हम आगे समझेंगे भी। तो उसके बाद जब हमने देख लिया कि हमारी कंपनी में 100 लोगों की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे भर्ती डलवाएंगे। मान लीजिए कि आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे डलवा दिया कि हमारी कंपनी में 100 लोगों की पोस्ट खाली है। उसके बाद आवेदन आया 100 में से 1000 लोगों का। अब 1000 को तो हम सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, तो भर्ती के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है चयन का। यानी कि चयन के अंदर हम क्या करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, जो कार्यकुशल होते हैं, जो योग्यता अनुसार होते हैं, यानी कि आप ये समझो जिनको एक्सपीरियंस होता है, कंपनी उसी को रखेगी। तो फिर कंपनी उन 1000 व्यक्तियों में से उन 100 व्यक्तियों को चुनेगी जो कंपनी के योग्यता के अनुसार जिसका भी रिज्यूम होगा उसको, तो वो कहलाता है चयन। तो जो भर्ती जो है वो एक पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है, और जो चयन है वो एक नकारात्मक बोल सकते हैं कि नकारात्मक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है कि जब भी आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है बच्चे खुश हो जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव है कि हाँ बच्चों को लग रहा है कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है तो वो सिलेक्ट वही होता है जो अच्छा पेपर दे के आता है, जो इंटरव्यू में पास होता है, जिसका मेडिकल अच्छा होता है ना। तो उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो 1000 बच्चों में से 100 को ही नौकरी मिली, बचे हुए 900 बच्चे जो है उनके लिए तो ये नेगेटिव हुआ ना कि भाई हम तो सिलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये हो गया एक नकारात्मक प्रक्रिया। उसके बाद जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसको प्लेसमेंट देते हैं कि चलो भाई आपकी जॉब यहाँ पर है, आपको कॉलिंग लाइन में काम करनी है, कस्टमर सपोर्ट देना है या अकाउंटेंट का काम करना है, जो भी काम होगा उसको बताना है कि आपका ये काम है। उसको काम देने के बाद उसका प्रशिक्षण होगा, यानी कि उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके विकास के लिए जो चीज़ें अच्छी रहेगी उसके लिए वो किया जाएगा। बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह इसमें दी जाती है, उसे कंपनी के बारे में सिखाया जाता है, कैसे बिल बनाना है, अगर अकाउंटिंग का है तो कैसे बिल बनाना है, और अगर कॉलिंग में सिलेक्ट हुआ है तो बताएंगे क्या स्पीच होगी, कैसे आपको कस्टमर से बात करनी है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद है निष्पादन मूल्यांकन। जब उसको काम करते करते कुछ टाइम हो जाएगा तो उसके बाद उसके काम को देखा जाएगा कि भाई वो काम कैसा कर रहा है, क्या वो काम अच्छा कर रहा है, तो उसके जो काम को जो है देखा जाएगा, उसके काम का मूल्यांकन करना ही निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद जो है अगर वो अच्छा काम करता है, ज़रूरी नहीं कि निष्पादन मूल्यांकन में अच्छा ही काम हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसके पद की उन्नति हो सकती है, यानी कि प्रमोशन हो सकता है उसका, और उसके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी कंपनी कर सकती है। बट अगर वो काम सही नहीं कर रहा है तो कंपनी को लगता है कि भाई ये काम सही नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वहाँ पर फिर कंपनी उसकी जो इंक्रीमेंट है वो रोक दे या उसका जो है डिमोशन हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन ही होता है निष्पादन मूल्यांकन में। निष्पादन मूल्यांकन डिसाइड करता है कि आप काम कैसा कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपके काम का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक टीचर पढ़ा रही है, क्लास में पढ़ाने आई, 3 दिन उनका डेमो हुआ, फिर बच्चों से पूछा जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है, तो उनको रख लिया जाएगा, हो सकता है आगे जाके उनका प्रमोशन हो जाए। लेकिन बच्चे बोलेंगे मैम नहीं समझ में आया, क्योंकि जब कोई भी नया टीचर आता है तो फिर मैडमें आती है पूछने कि जब वो मैम आई थी आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर बच्चे बोलते हैं कि मैम नहीं समझ में आया, हमें कम समझ में आया, तो वहाँ पर फिर उनका डिमोशन भी हो सकता है उन्हें बोल दे कि आप कल से मत आना। इस टाइप से ये कहलाता है डिमोशन। और डिमोशन में आप ये भी लिख सकते हो कि हो सकता है उनकी फिर सैलरी को स्थिर कर दिया जाए, सैलरी इंक्रीमेंट ना हो। उसके बाद है अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि अच्छा जो हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको उनके बदले में कुछ ना तो कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें मिलना। जैसे कि उसको वेतन तो मिल रहा है वो तो फिक्स है, इंसेंटिव भी मिल रहा है वो तो फिक्स है, उसके अलावा जैसे उससे कुछ सुख सुविधाएं मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी सुख सुविधा होती है कि आप ऑफिस में ही रह सकते हो,
ऑफिस वाले आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हो सकता है कि कोई किसी को घर मिल जाए, है ना। तो इस टाइप से उसको कुछ ना तो कुछ बदले में मिलता है। कभी कभार ये भी होता है कि किसी कंपनी में मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका प्रमोशन हो गया, तो बॉस क्या करता है, उसे कार दे देता है कि आप मेरी कार से जाओ, या आपके लिए मैं कैब करवा दे रहा हूँ, आप कैब से जाओ और कैब से आओ, इसका पैसा कंपनी देगी। तो ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं ये किसे मिलती है, जो काम अच्छा करता है। यानी कि निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है काम अच्छा हुआ है या काम बेकार हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो स्टाफिंग का प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद है जो मैंने आपको भर्ती करवाया, क्योंकि चलो इससे पहले एक और टॉपिक रह गया था, वो कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर समझ लिया कि स्टाफिंग की प्रक्रिया क्या होती है। अब इसमें हम भर्ती और चयन को थोड़ा डीपली समझेंगे कि क्या होता है, बट इससे पहले हम जानते हैं कि जो स्टाफिंग होता है उसके लाभ क्या होते हैं या उसके महत्व क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए कि कॉलिंग के लिए कोई एक टेली कॉलर चाहिए, बट हमने वहाँ पे हायर कर लिया किसी अकाउंटेंट को, या हमें चाहिए अकाउंटेंट और हमने हायर कर लिया टेली कॉलर को, नहीं। तो स्टाफिंग से ये स्टाफिंग का एक महत्व है, या बोले तो एक बेनिफिट है, जिससे जो पद खाली होता है उसी पद की योग्यता के अनुसार उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो जिसकी योग्यता उसके बराबर होती है, जो वहाँ पे पद खाली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कर्मचारी की संतुष्टता। इससे ये होता है कि जब भी ये स्टाफिंग होती है तो कोई भी अगर कंपनी के अंदर काम करने के लिए आता है, वो अपना रिज्यूम देता है, फिर उसका चयन होता है, आखिरी में वो सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट होने के बाद वो अपने क्योंकि जो कर्मचारी है उसका प्रोसेस हुआ है पूरा, उसका सब चीज़ हुआ है, तो यानी कि वो संतुष्ट है। तो यहाँ पर संतुष्टता भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके लाभ है। अगर यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो, तो एग्जांपल समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि मान के चलिए किसी कंपनी में स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं है। ठीक है, स्टाफिंग का प्रोसेस नहीं है, एक पद खाली हुआ टेली कॉलर का, और क्या कहते हैं भर दिया, भर्ती की जो प्रक्रिया कुछ नहीं हुई, टेली कॉलर का पद खाली था, टेली कॉलर का काम करने के लिए आ गया अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट को पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो स्थान है वो कॉलर का खाली है, वो आ गया। फिर एक किसी अकाउंटेंट से आप कॉलर का काम करवाओगे तो क्या उसे सही लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट को जो नौकरी चाहिए वो अकाउंटेंट की ही चाहिए, अकाउंटिंग की ही चाहिए। अब ये उसे कैसे पता लगता है? ये चयन के अंदर पता लगता है कि नौकरी क्या है, क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज़ है। तो अगर स्टाफिंग नहीं होगी तो कर्मचारी काम से संतुष्ट नहीं होगा। हो सकता है वो सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन हो सकता है वो काम भी करे। काम क्यों करे? पैसे के चक्कर में, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। हो सकता है क्योंकि देखो कई बार होता है कि भाई अकाउंटेंट है, वो कॉलिंग लाइन में एक्सपर्ट नहीं होगा, उसे बोलने का इतना तौर तरीका नहीं मालूम होगा, ना ही कस्टमर से बात करने का इतना उसे पता होगा, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, और वो काम करने के लिए बाहर क्यों निकला है? पैसे कमाने के लिए। तो हो सकता है कर्मचारी काम करे तो असंतुष्टता से भी काम करे। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी में स्टाफिंग का प्रोसेस होता है तो उस कंपनी में जो नए कर्मचारी आते हैं, जो नए वर्कर होते हैं, वो अपने काम से संतुष्ट रहते हैं। उसके बाद तीसरा है मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। स्टाफिंग का प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंतर्गत जो लोग आए हैं वो अपने इच्छानुसार आए हैं, तो उनसे प्रॉपर काम लेना, क्योंकि एक्सपर्ट लोग ही आते हैं। उनको भाई पहले पता होता है कि हाँ भाई कॉलिंग का काम है, तो मैं कॉलिंग के काम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यानी कि वो संतुष्ट है। तो इससे क्या है कि उनके जो मानव संसाधन है उसका सही तरीके से यूज़ होगा स्टाफिंग के अंतर्गत। उसके बाद है संस्था का विकास भी होगा। अगर स्टाफिंग का प्रोसेस होगा, स्टाफिंग का प्रोसेस का मतलब ये है कि सही समय पर सही व्यक्ति को सही स्थान पर चुनना। तो जाहिर सी बात है, अगर परफेक्ट व्यक्ति है, कॉलिंग लाइन में एक्सपर्ट है, सेल ला रहा है बहुत बढ़िया, या प्रोडक्शन कर रहा है, ज़्यादा अच्छा कर रहा है, संस्था का विकास होगा ही होगा। तो यही चीज़ है महत्व, ठीक है, और ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं जो भर्ती है उसके आंतरिक स्रोत क्या है और बाहरी स्रोत क्या है। तो भर्ती की डेफिनेशन देख लो, मानवीय आवश्यकताओं के आकलन के बाद संभावित कर्मचारियों से आवेदन मांगे जाते हैं, यानी कि अप्लाई करो। अप्लाई को बोलते हैं आवेदन। सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन किया है लोगों ने। जो आवेदन किए जाते हैं उसे ही कहते हैं कि भर्ती निकली है, ठीक है, या भर्ती कहते हैं। भर्ती जो है वो एक सकारात्मक है। वहीं पर
जो चयन की क्रिया है वो एक नकारात्मक है। उसके बाद आपको लिखना है, एक संगठन चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन आए ताकि उसकी कंपनी में एक्सपर्ट लोग आएँ। ठीक है, अब इसके समझते हैं हम स्रोत। तो आंतरिक स्रोत होते हैं और बाहरी स्रोत होते हैं। ये आंतरिक स्रोत है, यानी कंपनी के अंदर जब भी कोई पद खाली होता है तो उसको कैसे भरते हैं, दो तरीके से भरते हैं, या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं या पद उन्नति यानी कि या प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन और ट्रांसफ़र दो आंतरिक स्रोत है जिसके द्वारा कंपनी के अंदर की वैकेंसी कंपनी के अंदर रह रहे व्यक्तियों के द्वारा ही भरी जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपको लिखनी है कि जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र में क्या होता है, उनका लेवल समान ही होता है, और पद उन्नति में क्या होता है, प्रमोशन में उसका लेवल यहाँ से ऊपर बढ़ जाता है। इसमें दोनों की सैलरी बराबर ही रहती है, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन प्रमोशन में सैलरी भी बढ़ जाती है। और जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र में क्या होता है कि उसके ड्यूटीज़ कर्तव्य सब वही होते हैं, होता है कई बार बढ़ जाते हैं, लेकिन जो प्रमोशन है उसमें तो मतलब बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये सारे डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, प्रमोशन में और ट्रांसफ़र में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि अंदर ही, मतलब एक कंपनी के अंदर कोई पद खाली हुआ और कंपनी के अंदर रह रहे कर्मचारियों द्वारा ही वो पद भर गया। तो कैसे भरेगा, हो सकता है कोई किसी व्यक्ति का जो उसके अंदर काम कर रहा है उस कंपनी के अंदर उसका ट्रांसफ़र हो जाए इस डिपार्टमेंट में, या हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए। तो दो तरीके से भर सकता है। दूसरा आप ये समझ के चलिए, जो भर्ती होते हैं उसके बाहरी स्रोत, यानी कि मान लीजिए 100 पोस्टें निकली हैं, ठीक है, 100 भर्ती निकली हैं। अब कैसे भर्ती हो सकती है, तो स्रोत क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष भर्ती, यानी कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन दे देते हैं, यानी कि गेट के बाहर लिख दिया कि इस कंपनी के अंदर या इस फैक्ट्री के अंदर इतने लोगों की जगह खाली है, आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा मंगोलपुरी, सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने, वहाँ पे वो फैक्ट्री वाला इलाका है मंगोलपुरी के पास, तो उनके गेट के पास आपने देखा होगा कि गेट के जो सामने हैं लिखे रहते हैं कि हेल्पर की ज़रूरत है, 2 लड़के 3 लड़कियाँ चाहिए, 4 हेल्पर चाहिए। तो ये होता है प्रत्यक्ष भर्ती, यानी कि वो डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं। अब जब उसमें 4 लोग आ गए, यानी मान लो 400 लोग आ गए, लेकिन ज़रूरत है 400 की, तो फिर 300 लोगों को तो वो हटाएंगे ही हटाएंगे ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम भर्ती समझ रहे हैं कि लोग कैसे आते हैं, आना समझ रहे हैं, ना कि उस पद को लेना, सिर्फ आ रहे हैं कंपनी के अंदर आवेदन करने के लिए। तो ये होता है नोटिफिकेशन। दूसरा है प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची के अंदर ये होता है, मान लीजिए कभी कोई पोस्ट निकली होगी कंपनी के अंदर, 100 पोस्ट, 500 लोगों ने आवेदन किया होगा, जिसमें से 100 लोग सिलेक्ट हो गए, बचे हुए 400 लोग। तो 400 लोगों का जो डाटा होता है वो कंपनी के पास होता ही होता है, और कंपनी उन्हें ये बोलती है कि अभी तो हमारा जो है सिलेक्शन पूरा हो चुका है, मतलब पद जो हैं वो भर चुके हैं, जितने भी हमारे मतलब जहाँ जहाँ हमारी पोस्टें थी वो तो फिल हो गई है, बट हम आपका डाटा रख लेते हैं, आगे कभी पोस्ट निकलेगी तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। तो ये होती है वेटिंग लिस्ट, क्योंकि उसका नाम है उस लिस्ट में कि आगे आने वाली प्रक्रिया में हो सकता है वो भर्ती में काम आए। तो जब भर्ती निकलती है तो जो HR होता है उसका काम ये होता है, जो उसके पास पुराने रिज्यूम होते हैं उनको कॉल करके बताना कि हमारे कंपनी में आप उस दिन आए थे, इंटरव्यू देके गए थे, लेकिन उस टाइम पर पोस्ट खाली नहीं थी, अभी हमारी कंपनी में पोस्ट खाली है, क्या आप कर सकते हो। तो ये होता है वेटिंग लिस्ट, यानी कि प्रतीक्षा सूची। उसके बाद तीसरा है विज्ञापन, जो कि न्यूज़पेपर द्वारा दिया जाता है, और ये समझो दूरदर्शन जो कि टीवी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये समझ लो वेब प्रसारण, यानी कि किसी वेबसाइट के थ्रू दिया जाता है, जैसे naukri.com है, आज के टाइम पे बहुत सारी है, साइन है, naukri.com है। यहाँ से जब भर्ती के लिए बोला जाता है कि भाई हमारी कंपनी में इतनी भर्तियाँ हैं और हमें अपना जो है यहाँ पे डलवाना है, पोस्ट डलवानी है, तो यहाँ से भी लोग आते हैं। कई बार सुना होगा किसी कंपनी में आप कहाँ से आए थे, तो बोलते मैं तो अपने ऐप के थ्रू आया था। कोई बोलता है कि भाई आप कैसे लगे इस कंपनी में, वो बोलता है मेरे तो भाई ने लगवाया। कई बार आपने सुना होगा वो बोलते हैं मैं तो भाई naukri.com से आया था, या मैंने टीवी में देखा था, या मैंने न्यूज़पेपर में सुना था। कोई ऐसे भी बोलता है कि भाई मैं पहले इंटरव्यू दे के गया था पहले तो, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट है वो फिल हो गई थी, तो मेरा नाम अब आया है। तो इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है रोजगार कार्यालय। अब के टाइम पर ये नहीं वैलिड है, क्योंकि ना रोजगार कार्यालय एक टाइप का ऑफिस होता था, जहाँ पर ना जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में ये हुआ करता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है
क्योंकि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उन्होंने बताया है ऐसा। पहले क्या होता था कि हर एक नगर में एक कार्यालय, रोजगार कार्यालय होता था। वहाँ पे जाके मान लो जो उस एरिया के लोग हैं जाके रिज्यूम दे आए। अब कोई कंपनी खुली उसी एरिया में, इस एरिया में कोई कंपनी खुली, तो इस कंपनी जो है ना, कंपनी का ऑनर या जो एचआर है वो जाएगा यहाँ पे और जाकर रिज्यूम ले आएगा और रिज्यूम लेके इनको कॉल करेगा कि आपका जो मुझे रिज्यूम है वो मुझे रोजगार के कार्यालय से मिला है, हमारी जो कंपनी है आपके घर के पास ही खुली है, नई कंपनी है और यहाँ पे ये चीज़ें, इस चीज़ के लिए पोस्ट खाली है, तो क्या आप इंटरव्यू पे आ सकते हो। तो इस टाइप से। तो अभी के टाइम पे तो ये चीज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके पास जो डाटा होता था वो बहुत पुराना होता था। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जब एचआर कॉल करता था तो सारे लोग यही बोलते थे कि आज के टाइम पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत पहले दिया था, और मतलब इस टाइप से, मतलब बहुत उनका डाटा जो है ना वो अप टू डेट नहीं होता था, पुराना होता था। तो आशा करती हूँ अभी तक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6 आप समझ गए होंगे। अब समझो प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब होता है एप्लीकेशन। जैसे कि वर्क इंडिया है आज के टाइम पर अपना एप्लीकेशन है जो पैसे लेता है और क्या करता है, जो लोगों के जो कर्मचारी है उसका पूरा बायोडाटा अपने पास रखता है। और जब भी कोई कंपनी में कोई वो निकलती है, भर्ती निकलती है, तो वो मतलब आपने देखा होगा आज के टाइम पे, पता होगा आपको अपने ऐप के बारे में, कंपनी क्या करती है वहाँ से अटैच हो जाती है और अटैच होने के बाद वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, इस लाइन में सैलरी ये रहेगी, वर्क फ्रॉम होम रहेगा या वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, जो चीज़ें रहेगी सब उसमें लिखी होती है। फिर वहाँ से जो हमारे पास वो, जैसे आपने अगर अपना एप्लीकेशन या वर्क इंडिया डाउनलोड कर रखा होगा तो आपको पता होगा, फिर उसमें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता होगा। नोटिफिकेशन के द्वारा आप क्या करते हो कि वहाँ पे अप्लाई करते हो, है ना। तो यानी कि आपका जो सारा डाटा है किसके पास है, अपना ऐप के पास है, और अपना ऐप किससे शेयर कर रही है, उस कंपनी के साथ शेयर कर रही है, ठीक है। उसके बाद है विश्वविद्यालय भर्ती। विश्वविद्यालय भर्ती में ये होता है, कई बार आपने देखा होगा, चाहे वो डीयू की बात करें या हम कई दूसरे से आईआईटी है, एम्स है, ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी होती है जो बच्चों को जॉब भी देती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को जैसे सपोज़ करो जैसे आईआईटी है, अब कोई ऐसी एक कंपनी है जिसे आईआईटी वाले वर्कर ही चाहिए, तो वो आईआईटी यूनिवर्सिटी से जाके कांटेक्ट करेंगे कि भाई मुझे ना ऐसे ऐसे वर्कर चाहिए, तो क्या आपके विश्वविद्यालय में ऐसे बच्चे हैं। तो फिर वो विश्वविद्यालय क्या करेगी, भर्ती निकालेगी। कई बार ड्यू में भी होता है जिसे हम जॉब फेयर कहते हैं, जॉब मेला सुना होगा आपने, हर जगह होता है, ठीक है। उसके बाद है कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। ये तो वही है रिलेशन के द्वारा। मान लीजिए बॉस ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे 100 लोगों की वैकेंसी खाली है, आप लोग अपने अपने इधर जाके बता सकते हो, जो भी अगर आपके यहाँ पर अच्छा हो वो कर सकता है। तो जैसे मान लो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, अब आपके जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे एक पोस्ट खाली हुई, तो हो सकता है आप अपनी बहन को बोलो, अपनी चाचा की लड़की को बोलो कि बहन देख यहाँ पे पोस्ट खाली है, तू कर सकती है। तो ये कर्मचारी के द्वारा की गई अनुशंसा, ठीक है। तो यही कहलाता है भर्ती की मैम आप उसे इंटरव्यू पे बुला के देख लो, अगर वो लगती है आपको तो आप उसको रख लेना। तो ये होता है रिलेशन के द्वारा, मीन्स रिलेशन। उसके बाद है ठेकेदार। ठेकेदार मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। कई बार आपने सुना होगा जब लोग नौकरी करते हैं तो बोलता है भाई मेरी 2 साल की नौकरी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा हूँ। काफ़ी बार जो सुना होगा वो रोड बनाने वाले लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा हूँ, या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो इस सब का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई अभी हमारी कंपनी में प्रोडक्शन की ज़रूरत है, मुझे इतने मज़दूर चाहिए। जैसे आपने घर बनाने वाले लोगों को देखा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं, यानी ठेकेदार बेस पर। ठेकेदार को वो काम मिलता है और फिर वो मज़दूरों को लेकर काम करने के लिए आता है। इस कंडीशन में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी होता है कि अगर ठेकेदार का उस बॉस के संग रिलेशन ख़राब हुआ तो वहाँ से सारे वर्कर को काम छोड़ना पड़ता है। कई बार जैसे ये तो इसमें हो गया मतलब छोटी मोटी लाइनों में। बड़ी लाइनों में क्या होता है कि ठेकेदार ने, जैसे मान लो ये ठेकेदार है, इसने कंपनी को 100 एम्प्लॉय ले जाकर दे दिए, ठीक है। 2-2 साल के एग्रीमेंट पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब हर साल उन्हें अपना एग्रीमेंट भी रिन्यू करवाना पड़ता है। ये वाला जो होता है ना केस, वहाँ पे आपने सुना होगा अभी जैसे नहीं बाहर जो गार्ड वगैरह होते हैं, जो गार्ड वगैरह की ज़्यादातर जो नौकरी होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है कि आप 2 साल काम करो, फिर जो आपका एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करवाओ, तो वो ठेकेदार लगवाते हैं।
उन्हें जॉब लगवाने का ठेका मिलता है। ठीक है, तो ये आशा करती हूँ ये सारे जो 11 हैं, 11 में से 5 तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए और पेपर में लिख दोगे। अब हम समझते हैं हमारा फाइनल टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चयन की प्रक्रिया। अभी हमने भर्ती देख लिया, क्योंकि भर्ती और चयन इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे चयन। जब भी कोई भी इंसान जो है या कोई भी कर्मचारी है, जब वो उसने आवेदन दे दिया, उसके बाद उसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसे कहते हैं हम चयन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले उसकी प्रारंभिक जांच होती है, यानी कि रिज्यूम की जांच की जाती है कि भाई ये देखा जाता है कि जो हमने क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे डाली थी कि 12वीं पास हमें चाहिए, तो रिज्यूम में मैच करेंगे 12वीं पास है। अगर कोई किसी ने 10वीं पास लिखा होगा तो उसे वहीं पर रिजेक्ट कर देंगे उस रिज्यूम को ही। तो इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, रिज्यूम ही वहाँ पर आप मानो कि हटा दिया तो आधे लोग तो वहीं से निकल जाते हैं। उसके बाद है चयन परीक्षा। चयन के लिए एक परीक्षा होती है, मतलब नॉर्मली इंटरव्यू कह सकते हैं, छोटा इंटरव्यू होता है जो कि एक एचआर के और एक एम्प्लॉय के बीच में होता है। ठीक है, इंटरव्यू कोई भी ले सकता है, छोटा मोटा, चाहे एचआर हो, लेकिन जो थोड़ा बड़ा इंटरव्यू होता है लास्ट वाला, वो मैनेजर लेता है। अब एचआर ने बुलाया, उससे पूछेगा अपना रिज्यूम दिखाओ, आपको क्या कहते हैं उसके पर्सनैलिटी देखेगा। ठीक है, उसके बाद अभिरुचि कि उसकी रुचि किस किस चीज़ में है, व्यापार देखेगा कि भाई उसके अंदर कला है कि नहीं है बात करने का। उसके बाद है इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उसका, कि देखा जाएगा कि उसकी बुद्धि कितनी यूज़ होती है। जैसे मान लो आप किसी इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में आपसे मतलब मान लो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, पेन बेचती हो, वहाँ पे आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि ये एक पेन है, आप इसे कैसे बेचोगे। कई बार होता है ऐसा इंटरव्यू, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी बुद्धि जो है वो कितनी चल रही है। उसके बाद आपके कौशल को देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना समझ है और आप किसी चीज़ को कितना सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पर्सनैलिटी, और उसके बाद जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, बिहेवियर, ये सब इसमें ही होते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी के अंदर हम बिहेवियर देखते हैं कि बंदा के, चलो बंदे को सब कुछ तो आता है बट उसका बिहेवियर देखे, ऐसा तो नहीं वो लड़ाकू हो, ऐसा ना हो वो बेईमान हो, तो बिहेवियर वगैरह उसके अंदर देखा जाता है। जब बंदा यहाँ से भी क्वालिफाई हो जाता है तो पहले आप यहाँ पे समझो कौशल और व्यापार क्या होता है। कौशल में नया कौशल सीखने की क्षमता है या नहीं है, ये देखते हैं, और व्यापार में देखते हैं कि अभी आपके पास कितना कौशल है और आप कितना सीख सकते हो। उसके बाद होता है इंटरव्यू फाइनली, मतलब एक हो गया यहाँ पर सबसे छोटा सा, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक जाँच, स्टार्टिंग की जाँच। दूसरा है चयन परीक्षा, तीसरा है इंटरव्यू। यहाँ पे हिंदी का वर्ड रह गया है, मैं कोई अच्छा वर्ड ढूंढ रही थी आपके लिए जो कि आपको याद रहे। अब आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, बाकी इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं गूगल से मिल जाएगा। तो इंटरव्यू होता है उसका। जब इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू हो जाता है तो फाइनल इंटरव्यू होने के बाद उसका ये होता है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जाँच परीक्षण, यानी कि उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि कहीं ऐसा ना वो क्रिमिनल हो, उसने पहले कोई क्राइम किया हो, और वो देखा जाता है किसके कॉन्टेक्स्ट में आया है, किसके रेफरेंस से आया है। रिज्यूम के रेफरेंस में कई बार आप देखते भी होंगे कि जब फेक कॉल आती हैं हम लोगों के पास कि मतलब जैसे आपने पता ही होगा, जो एक मतलब होता नहीं है कि इस टाइप की कॉल्स आती है कि आपको जॉब चाहिए, तो ना आप एक काम करना, वहाँ चले जाओ, बोलना कि मैं रागिनी के रेफरेंस से हूँ या इसके रेफरेंस से हूँ। तो रेफरेंस वर्ड का यूज़ करवाते हैं वो लोग, है ना। तो वो जॉब जो होती है ना बेसिकली मतलब पैसे वाली जो जॉब होती है वो ख़राब ही होती है। तो आपने वहाँ पे देखा होगा रेफरेंस वर्ड, तो रेफरेंस वर्ड का यूज़ होता है कि भाई वहाँ पे रिज्यूम के ऊपर लिखा जाता है कि किसके रेफरेंस से आया है, अपने भाई के रेफरेंस से है, न्यूज़पेपर के रेफरेंस से है, अपना ऐप के रेफरेंस से है। तो रेफरेंस देखा जाता है कि बंदा सही जगह से आया है या नहीं। मान लीजिए कि एक लड़के ने लिख दिया कि मैं अपना ऐप से आया हूँ, रेफरेंस में लिख दिया अपना ऐप, ठीक है, बट अपना ऐप पे तो किसी का उस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में उसका रिज्यूम जो है फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चयन निर्णय, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसके अंदर, कि जितना भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन है, उसने जो 12वीं की मार्कशीट दी है, 10वीं की मार्कशीट दी है, वो सब देखी जाती है सही है या गलत है। मतलब नॉर्मली कोई वैसी कड़ी जांच नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद उसकी मेडिकल जांच होती है, फिर उसको जॉब के लिए ऑफ़र किया जाता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है,
जिसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और भी बहुत सारी जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है, आपको सैलरी इतनी मिलेगी और इंक्रीमेंट आपका इस बेस पर होगा, इस साल में इतना % का इंक्रीमेंट होगा, तो ये सब उसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद है रोज़गार समझौता। रोज़गार समझौते में ये होता है कि आपने जितने भी अपना डॉक्यूमेंट हमारे संग शेयर किया है वो सही है, उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। मान लो फेक किसी ने मान लो 12वीं की फ़ेक मार्कशीट बनवा ली, ठीक है, 12वीं की फ़ेक मार्कशीट बनवा ली, रिज्यूम में लिखवा दिया कि 12वीं पास। कंपनी थोड़ी ना जाएगी CBSE के पास पूछने के लिए कि ये 12वीं पास हो के आया है या नहीं हो के आया है, हो सकता है वो फ़ेक हो। अगर आगे जाकर वो फ़ेक निकलती है तो वो उस कंडीशन में कंपनी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी बोल देगी, रोज़गार समझौता दिखाएगी आके कि भाई मैंने तो इसके संग एग्रीमेंट किया था, इस एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर लिखा था कि जो भी मैंने दिया है अपना बायोडाटा वो सब सही है और एक्यूरेट है, अगर उसमें कुछ गलती निकलती है तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो वहाँ पे भी नीचे लिख के आता है कि मतलब इस टाइप से कि आई हेयर बाय एक्सेप्टेड, की कोई भी मतलब इस टाइप से एक लाइन लिखी होती है कि मैं इसको मतलब अप्रूव कर रहा हूँ कि अगर इसमें कोई भी गलती है या कुछ भी है तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्म मेरे द्वारा भरा गया है। तो उसमें लिखा जाता है कि ये जो एग्रीमेंट है वो मेरे द्वारा पढ़ा गया है, आई रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन। फिर अगर इसमें ऐसा कुछ गलती निकलती है तो इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह गया है, एक नहीं सॉरी 2, एक तो कंट्रोलिंग रह गया है और एक और जिसमें मोटिवेशन वगैरह है। तो 2 टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक के बाद एक और है, उसके बाद देखते हैं कवर हो जाएगा तो करवा दूँगी। बाकी एक टॉपिक तो आपका आ जाएगा क्योंकि वो मैंने नोट्स उसके बना लिए हैं, बस रिकॉर्डिंग करके क्लास को लाइव करना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।